ओके मालिक, गुड मॉर्निंग, होपफुली एवरीबडी, गुड आफ्टरनून, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की जय। तोड़ मालिक। तो बेसिकली नाउ वी आर स्टार्टिंग विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के टोटल 9 यूनिट्स आपके सिलेबस में कवर्ड है। यूनिट 1 ओके शुरुआत कर रहे हैं अपन, सीक्वेंशियली हर यूनिट को क्लोज करते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की कहानी को। सर यूनिट 1 की कहानी ओके क्या कवर कर रही है? यूनिट 1 इज नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टेक्निकली मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, इफ यू रिमेंबर ड्यूरिंग द मेन लेक्चर वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट। यूनिट 1 में अपन प्रॉमिस और कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉमिस के इसमें देखेंगे, जिसमें ऑफरर एंड ऑफरी ओके यानी एक्सेप्टर जो बोलते हैं अपन, वो दोनों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। यहां पर आपका ऑफर कैसा होना चाहिए, यहां पर एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन है। चांस हो सकते हैं क्वेश्चन आ जाए, चांस हो सकते हैं क्वेश्चन नहीं आए। अगर बड़े क्वेश्चन आते हैं तो उसमें चांसेस मुश्किल है एक क्वेश्चन ये यूनिट में से आने का, लेकिन अगर छोटे छोटे क्वेश्चन आए तो इस यूनिट में से क्वेश्चन आ सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे आपको ऑलरेडी पता है, अगर एक 7 मार्क का क्वेश्चन है तो यूनिट 1 से आना बहुत मुश्किल है, लेकिन 7 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, पर 3-2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है। यूनिट 1 से कोई भी आ सकता है। ऑफर एब्सोल्यूट होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए यहां पर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से ध्यान रखने पड़ेंगे। इस यूनिट में कुछ केस स्टडीज भी आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केस स्टडीज के भी नाम भी याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हाइल ड्राफ्टिंग द आंसर केस स्टडीज रेफरेंस में भी रिक्वायर्ड। ओके इन यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक यू हैव सेक्शन, इट स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शंस ओके एंड सेक्शन 73 तक अपना सिलेबस है। ओके आफ्टर 75 तक अपना सिलेबस है। एंड यूनिट 7, 8, 9 इज अ सेक्शन 123 से लेकर ओके आगे 240 तक सेक्शन की सीरीज है। इस तरह से अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिला हुआ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्रोक्सीमेटली 33 मार्क्स का रोल प्ले करेगा। 33 मार्क्स के कंटेक्स्ट में रोल प्ले करेगा। कोई 7 मार्क का है, कोई 6 मार्क है, वॉटेवर है, पर आपके सिलेबस का 33 मार्क है। 33 मार्क नॉट फ्रॉम 100 मार्क, 33 फ्रॉम 120। ओके तो 33 है, तो इट इज अ रीजनेबल पोर्शन। ऐसा नहीं कि ये पोर्शन कुछ भी नहीं है, हे भाई है। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैं सोगा और मैं पार्टनरशिप अगर ये कवर कर लेता हूं तो 33, 20, 20 मतलब मैं 75 मार्क्स का आउट ऑफ 120 मार्क्स मेरी ये बड़े पोर्शन कवर करते हैं। लेकिन उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर देखेंगे तो छोटे छोटे चैप्टर अपना एक 50 मार्क मतलब एक 40 मार्क्स कवर कर लेते हैं, 40-45 मार्क्स। सर छोटे चैप्टर कौन हो गया? कंपनीज एक्ट हो गया, उसके बाद आपका हो गया निगोशिएबल, उसके बाद हो गया एलएलपी और चैप्टर 1। ओके ये 4 चैप्टर दिए। चैप्टर 1 में तो क्या ही दम है, चैप्टर 1 कभी भी ले लो, उठ के माँ कसम उठ के नींद में से भी निकल जाएगा। ओके ये वाले मतलब ये कॉन्सेप्ट है, एक पेज का पॉइंट है, लेकिन एक पॉइंट में कॉन्सेप्ट एकदम इजी है। चैप्टर 1 में दम नहीं है। एलएलपी भी इज मच इजियर अगर याद आ गया तो टेक्निकली टाइम लगेगा अपने को कंपनीज एक्ट और निगोशिएबल, और मेनली निगोशिएबल वाला वो भी कौन सा होगा मैं बता रहा हूँ, 61 से लेकर जो 76 का सेक्शन है ना उसमें ही टाइम लगता है, बाकी अदर देन दैट सेक्शन में टाइम नहीं लगता है। ओके तो टेक्निकली आप मैनेज करना है, ऐसा ही है। तो आप जो सीक्वेंशियली मैनेज कर रहे हो, सोगा अपन ने कर लिया है, अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रहे हैं जो 33 मार्क्स का रहेगा, और इसके बाद अपन पार्टनरशिप करेंगे, सीक्वेंस ये रहेगा, उसके बाद अपना अपना सीक्वेंस अपन फॉलो करेंगे बड़ी। तो सबसे पहले सर व्हाट इज एन एग्रीमेंट? एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ओके पर ये एग्रीमेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर मैंने कभी बोला कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है तो आपका आंसर होगा एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। बट सवाल उठता है सर ये एग्रीमेंट क्या है? तो एग्रीमेंट समझने के लिए अपने को 2 चीज समझनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ तब जाके क्या बनेगा? एग्रीमेंट, नहीं एग्रीमेंट बनेगा। और जब ये एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो इसका होगा कॉन्ट्रैक्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। ओके याद रखना, लीगली एनफोर्सेबल होना जरूरी है। लीगली एनफोर्सेबल नहीं हुआ तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो खाली सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं। इसीलिए आपका पहला कॉन्टेक्स्ट ये रहेगा। उसके बाद एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। ओके इनिशियली डिफरेंस बिटवीन, पहला क्वेश्चन है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट केस में क्या है डिफरेंस बिटवीन। आई डोंट एक्सपेक्ट दैट ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लेकिन अगर आ गया तो ये सुपर डुपर बोनस रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है? तो एग्रीमेंट इज नथिंग बट ए प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। ओके कंसिडरेशन वाला लॉजिक आई होप सबको याद ही होगा, और यहां पर एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी। ओके सर स्कोप क्या है? एग्रीमेंट कैन बी लीगल ऑल्सो सोशल ऑल्सो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? ओनली लीगली। ओके लीगल ऑब्लिगेशन किसके अंदर नहीं है? एग्रीमेंट के अंदर नहीं है, लेकिन भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगल ऑब्लिगेशंस है। ओके यानी ब्रीच वगैरह जो भी होगा वो डिफाइन किया जाएगा। आई होप क्लियर है बड़ी। एंड उसके बाद ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। ये कॉन्सेप्ट आपको डिफरेंस बिटवीन समझ में आ गया। इसके बाद आता है सेक्शन 10, अगर आपको याद होगा सेक्शन 10 व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं बात करूं सेक्शंस ऑफ वैलिड, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ओके यहां पर आपको टोटल 6 प्लस 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। पहले 6 पॉइंट सेक्शन 10 के हिसाब से आता है। सर व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? सबसे पहला पॉइंट है एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट। तीसरा सिनेरियो क्या होना चाहिए? कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट लॉफुल कंसेशन, नेक्स्ट लीगल ऑब्जेक्ट, एंड नेक्स्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। ये 6 पॉइंट है ओके फॉर एसेंशियल फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये 6 पॉइंट को अपन आगे डिस्कशन ही करने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया आगे आगे आपके डिफरेंट यूनिट्स यही कवर करने वाले हैं। उसके बाद आता है जो सेक्शन 10 में नहीं दिया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर पहला है 2 पार्टीज, 2 पार्टीज होना जरूरी है। इफ यू रिमेंबर स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, जहां पर पार्टनरशिप फर्म में ओके जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुई थी और उस केस में प्रॉपर्टी वापस पार्टनर को दी गई, सेल्स टैक्स ऑफिसर ने बोला कि भाई यहां पर ये प्रॉपर्टी बेची गई
गई है। तो टेक्निकली कोर्ट ने बोला यहाँ पर पार्टीज दो अलग अलग है ही नहीं, क्योंकि पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म दो बोथ आर सेम और डिफरेंट, सेम अलग अलग नहीं है ना भाई, एलएलपी थोड़ा है, एलएलपी थोड़ा है, इसीलिए यहाँ पर ये कंटेक्चुअली सेम है, इसीलिए यहाँ पर दो पार्टीज नहीं है। तो पहला सिनेरियो ये देखा, इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप, बेल्फर वर्सेस बेल्फर, ये अपन ने देख लिया भाई, इसके अंदर क्या करना है। इसके बाद फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी कोई एग्रीमेंट रिटर्न होने चाहिए, जैसे इंश्योरेंस के एग्रीमेंट है वो रिटर्न नहीं हुए तो वही इंश्योरेंस एग्रीमेंट वैलिड एनफोर्सिबल नहीं होगा। उसके बाद सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, ये आप सेक्शन 29 में भी देखते हो, अगर मीनिंग अनसर्टन है तो काम नहीं होगा। जैसे सेक्शन 29 अगर आपको याद होगा, कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, जिसमें एग्जांपल इफ आई एम हैविंग ए 2 कार्स एंड मैं बोल रहा हूं मैं आपको कार बेचना चाहता हूं, लेकिन आई एम नॉट क्लियर विच कार है, ओके ये क्या हुआ, अनसर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। मैं एक ही मतलब मैं 3-4 तेल में डील कर रहा हूं, सनफ्लावर ऑयल, ओके राई का तेल, ओके कोकोनट का ऑयल, और आप आके बोलते हो 5 किलो तेल दे देना, 5 किलो तेल देना, 5 लीटर तेल दे देना, मैं कौन सा तेल देना चाहिए क्लियर ही नहीं है, कौन सा है, अनसर्टन। टेक्निकली इसको आप डील भी कर सकते हो मिस्टेक के कंटेक्स्ट में भी, मिस्टेक में भी आपको याद होगा यूनिलैटरल मिस्टेक होती है, बायलैटरल मिस्टेक होती है, तो दोनों के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा उसी में भी डील कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट होता है अनसर्टेनिटी का। और एक कॉन्सेप्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी अगर आपने को मालूम है पहले दिन से कि कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है, तो अगर आपको याद होगा सेक्शन कौन सा आता है 56 में 2 तरह की पॉसिबिलिटी होती है, एक होती है इनिशियल इंपॉसिबिलिटी, एक है सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी। अगर मुझे पहले से मालूम है इनिशियल इंपॉसिबिलिटी है तो भाई साहब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा, ओके कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा ना यार। तो एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मैं आपको बोल रहा हूँ चांद पे जाके 15 मिनट में इधर पहुंच जा, 500 करोड़ देगा तेरे को, कहां से होने वाला, पॉसिबिलिटी नहीं होगा, वो इनिशियल इंपॉसिबिलिटी में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर सेक्शन 10 के हिसाब से क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है क्या, एसेंशियल एलिमेंट्स है क्या, नहीं, बात खत्म। तो यहां पर आपको याद रखना ये सेक्शन 10 के हिसाब से 6 पॉइंट है और ये सेक्शन ओके 5 पॉइंट है। भारत माता की छिपाइए। ये होने के बाद अपन बढ़ते हैं, सेक्शन 10 का पॉइंट डेफिनेशन है, आई होप ये याद होगा आपको। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। आई होप ये पॉइंट क्लियर है और ये डिस्कस कर लिया। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, इसके बेसिस पे 3 पॉइंट है। कौन से बेसिस है, वैलिड और एनफोर्सिबिलिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस। वैलिड और एनफोर्सिबिलिटी में आपके 5 प्रकार है, पहला है वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल एंड अनएनफोर्सिबल। उसके बाद आता है फॉर्मेशन में एक्सप्रेस, इंप्लाइड, क्वासी, ई कॉन्ट्रैक्ट एंड परफॉर्मेंस में एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। तो सबसे पहले एक बार फटाफट मैं बता देता हूं, फटाफट रिफ्रेश मार देता हूं इस कंटेंट को लेकर। ओके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सिबल होते हैं इन द आईज ऑफ लॉ। ओके सेकंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जो स्टार्टिंग में एनफोर्सिबल हो सकते हैं बट कुछ कारणवश ये क्या हो जाते हैं, अनएनफोर्सिबल। तो जिस दिन ये अनएनफोर्सिबल होते हैं उस दिन ये वॉइड हो जाते हैं, जिस दिन ये अनएनफोर्सिबल होते हैं उस दिन वॉइड होते हैं। सर वॉइडेबल कौन से होते हैं, ओके दैट एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, ओके ही कैन डिसाइड वेदर ही वांट टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट और रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो वन पार्टी के बेसिस पे आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कौन से हो गए, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ दैट वन पार्टी। और वॉइडेबल होने के लिए आपको याद होना चाहिए सामने वाली पार्टी का फ्री कंसेंट नहीं होगा, तब जाके वॉइडेबल होगा। फ्री कंसेंट मतलब क्या, ओके उसके लिए भाई एक कोर्शन हो सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ तो भाई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। उसके बाद आता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। आपको समझना पड़ेगा इलीगल और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में बहुत फर्क है मालिक। इलीगल और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ओके पहले वैलिड हो सकते हैं बाद में वॉइड होते हैं, लेकिन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट डे 1 से वॉइड होते हैं, वॉइड एब इनिशियो। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के इसमें सजा मिलती है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के इसमें सजा नहीं मिलती है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो ऑल टुगेदर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आईपीसी की धारा के अंदर ये मना किया गया है। ओके और आपको यहाँ पर और एक चीज याद रखनी है इलीगल एग्रीमेंट का, और एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इलीगल एग्रीमेंट अगर एक पार्ट अगर वॉइड है, ओके एक इलीगल एग्रीमेंट है तो उसका जो कोलैटरल एग्रीमेंट है वो भी वॉइड माना जाएगा। यानी एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं किसी को मर्डर करता हूँ, ओके आपको बोलता हूँ आप किसी का मर्डर करो, मैं 50 लाख रुपए देता हूँ, और आप ये 50 लाख रुपए किसी और को, ओके या एग्जाम्पल आपको 50 लाख रुपए देता हूँ आप मर्डर करिए, और मैं विनोद सर को बोलता हूँ मुझे 50 लाख रुपए दीजिए, ओके मेरे को किसी को मर्डर करवाना है। अब आपको मैं बता रहा हूँ अपना कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड है और मतलब इलीगल है, ओके तो वॉइड ही रहेगा, और इसका कोलेटरल भी वॉइड है। तो याद रखना इलीगल एग्रीमेंट में कोलेटरल एग्रीमेंट भी वॉइड होंगे, लेकिन अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें कहीं पर भी कॉन्सेप्ट में कोलेटरल एग्रीमेंट वॉइड होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो वॉइड एग्रीमेंट में सिर्फ वो एग्रीमेंट वॉइड होगा, उसका कोलेटरल वॉइड नहीं हुआ, लेकिन इलीगल में वो एग्रीमेंट भी इलीगल है और उसका कोलेटरल एग्रीमेंट भी इलीगल है। इज दैट पॉइंट क्लियर? आपको एग्जांपल समझा क्या? मैंने आपको मर्डर करने के लिए बोला और मैं 50 लाख दूंगा, और 50 लाख लेने के लिए मैंने लोन लिया, तो जो लोन लिया था वो लोन वाली पार्टी को मालूम था ये 50 लाख से मर्डर करने वाला है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड, ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड। आई होप एवरी क्लियर? ओके हंसने से ज्यादा एग्जामिनेशन में ध्यान रखना भाई, बाकी तो मेरे को कोई टेंशन है नहीं। ओके आई होप ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद लास्ट आता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। मेरा कौन सा क्वेश्चन है, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड है ना, यस, लेकिन कुछ कारणवश ये एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। सर क्यों नहीं कर पाते? एग्जाम्पल रिटर्न नहीं होगा, 3 इयर्स खत्म हो गया डेटर्स का, ओके इफ रिमेंबर लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से अभी वो डेटर के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते।
ओके, बात खत्म। फॉर्मेशन में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, बोल के किया, रिटर्न किया, एक्सप्रेस, एक्शन से किया, इंप्लाइड। सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लॉ ने बोला ये कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, और आपको ऑलरेडी पता है सेक्शन कौन से हैं, 68, 69, 70, 71, 72। ओके, ये होने के बाद है ई कॉन्ट्रैक्ट। सर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू किए हुए हैं, ईडीए के थ्रू किया हुआ है, ईडीए का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इसके थ्रू किए हुए, तो ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट हुए, ई कॉन्ट्रैक्ट। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, मेरे ख्याल से मालिक एकदम तोड़ रहेगा। परफॉर्मेंस में दो होंगे, एक होगा एग्जीक्यूटेड, एक होगा एग्जीक्यूटरी। सर एग्जीक्यूटेड हो चुका, एग्जीक्यूटरी होने वाला है, और होने वाले के लिए यूनिलैटरल एंड बायलैटरल, एक पार्टी ने परफॉर्म कर लिया, दोनों पार्टी का परफॉर्मेंस बाकी है। दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। और शायद आपको सोगा याद आएगा, तो सोगा में आपको मालूम होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल है, एग्रीमेंट टू सेल है। सेल इज नथिंग बट एग्जीक्यूटेड, एग्रीमेंट टू सेल इज नथिंग बट एग्जीक्यूटरी। आई होप याद आया बड़ी। एग्जीक्यूटरी में दोनों पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आपने एडवांस पैसे दे दिए होंगे और बाद में आप पैसे देने वाले होंगे, तो यूनिलैटरल भी हो सकता है, बायलैटरल भी हो सकता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। और इसके डिफरेंस बिटवीन दिए हुए, डिफरेंस बिटवीन में पहला पॉइंट आता है वाइड और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। पहला पॉइंट, और सी कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वाइड। वाइडेबल, एन एग्रीमेंट व्हिच enforceable by law at the option of one or more parties but not at the option of others, this is called voidable. Enforceability, okay, void contract कोई भी वे से एनफोर्स नहीं किया जा सकता। voidable वो एक पार्टी के जो एग्रीड पार्टी है उसके बेसिस पे एनफोर्स किया जा सकता है। सर कॉज, ओके, चेंजेस इन लॉ, चेंजेस इन सर्कमस्टेंस बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टी, यानी कौन सा सेक्शन 56, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई इसलिए ये वॉइड हो गए। ओके, बट यहाँ पर कंसेंट ऑफ पार्टी फ्री नहीं था इसलिए ये वॉइडेबल है। ओके, आई होप ये क्लियर है बड़ी। ओके, ये होने के बाद में विच कैन नॉट बी परफॉर्म वॉइड बट वॉइडेबल कैन बी परफॉर्म if agreed party does not within reasonable time, okay, avoid the contract। और आपको शायद ये भी याद होगा, ओके, अगर आपने सोगा पढ़ा, सोगा के अंदर भी आपने पढ़ा और इंक्लूडिंग प्लेज में भी आपने देखा हुआ है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था और आपने वॉइड नहीं किया, उसके बीच में एक गुड्स किसी और को बेच दिए या प्लेज किया, पाउनर ने प्लेज किया पौनी को, ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माने जाएंगे। प्लेज बाय नॉन ओनर्स, सेल्स बाय नॉन ओनर्स, तो कॉन्ट्रैक्ट से ये भी क्लियर है। अब देखो कितनी चीजें है ना, पूरा सिलेबस होने के बाद कितनी चीजें बैठ जाती है लॉजिकली। ओके, इनिशियली डे में आप ये देखते हैं तो अपने को बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठते हैं कि भाई क्या हो सकता है, लेकिन जब ये बिठाओगे तो सारी चीजें बढ़ती जाती है। तो लॉजिकली डज नॉट ग्रांट एनी लीगल राइट और रेमेडी, यानी कोई भी पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइड है तो खत्म, तेरा भी खत्म, मेरा भी खत्म। अगर आपको इसका एग्जांपल बताओ वाइड कॉन्ट्रैक्ट का, भाई एरन की शादी थी, एरन की शादी के लिए बिस्लरी बॉटल देने का कॉन्ट्रैक्ट किया था अपन ने, याद है, लेकिन जो ब्रिज है वो टूट गया जिसके वो एरन की शादी के उधर पहुंचा सकता है, और ब्रिज अभी बन नहीं सकता और कुछ तरीका ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया, बात खत्म। कोई भी पार्टी को रेमेडी नहीं है ना, मैं ब्रीच नहीं बोल सकता, वो भी ब्रीच नहीं बोल सकता। अगर डैमेजेस भी क्लेम करने तो हम दोनों डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। डैमेजेस कब क्लेम किया जाता है, जब ब्रीच होता है। इज दैट पॉइंट क्लियर? सर वाइडेबल में विद इन रीजनेबल टाइम, ओके, अगर रिजाइन नहीं किया, रिजाइन कर दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वाइड। और जो भी पार्टी होगी उसके लिए क्या रहेगा, डैमेजेस जो भी क्लेम करना रहेगा तो कर लेगा, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। इफ यू रिमेंबर फ्रॉड की वजह से वाइड हुआ तो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अभी आप डिस्कस दिस पॉइंट सेक्शन 19 में बताया हुआ है, याद है ना बड़ी, तो ये कॉन्टेक्स्ट आ जाते हैं। सर वाइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट, ये मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ पूरा का पूरा। सर नॉट नेसेसरली इलीगल, इट इज ऑलवेज वाइड। नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ। पनिशमेंट नहीं है, पनिशमेंट है। और कोलेटरल एग्रीमेंट क्या होगा, वैलिड हो सकता है, वाइड भी हो सकता है, लेकिन इधर हमेशा वाइड होगा। इसका ओफू क्या बताया था मैंने, ओफू क्या दिया था मैंने, एग्जांपल क्या दिया, मैंने एक जन के कॉन्ट्रैक्ट दिया, ए ने कॉन्ट्रैक्ट दिया बी को कि तू मर्डर कर, मैं तेरे को 40 लाख देगा, और ए ने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया लोन लेने का फॉर दिस पेमेंट ऑफ बी। ओके, आई होप ये समझा। तो ए और बी का ये मेन कॉन्ट्रैक्ट है जो इलीगल है। ये लोन लेना इलीगल नहीं है, लोन लेना लीगल है, लेकिन मर्डर करना इलीगल है। तो ये इलीगल कौन है, ए से बी वाला इलीगल है, ओके, बट ये वाला कौन है, कोलैटरल है, तो इसीलिए भी लीगल हो गया। आई होप चेपा बड़ी, तो आई होप ये लॉजिक बैठ गया। इसके बाद आते हैं अपन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब कहानी आती है ऑफर एक्सेप्टेंस की, याद रखना, ऑफर एक्सेप्टेंस समझेंगे अपन, ये दोनों क्लियर करेंगे। उसके बाद इसका कम्युनिकेशन को ध्यान रखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। और कम्युनिकेशन होने के बाद अपन देखेंगे कि ऑफर कब रिवोक कर सकता है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन कब कब हो सकता है, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, एंड दैट इज योर यूनिट 1। तो यूनिट 1 की कहानी में पहले बढ़ाते हैं ऑफर। सर ऑफर मतलब क्या, ऑफर का डेफिनेशन क्या है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यानी अगर मैं किसी और पर्सन को अपना विलिंगनेस सिग्निफाई करता हूं, टू डू और अब्सटेन। अब्सटेन मतलब याद है, मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं तेरे पे कोर्ट केस नहीं करूंगा, तूने गाड़ी ठोक दी है, तू मुझे पैसे दे दे 10,000, मैं तेरे पे कोर्ट केस नहीं करूंगा। अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एन assent, okay, the other part, the other to the other, such act or assistance is called to be making a proposal, and proposal when accepted becomes a, okay, offer nahi, becomes a nahi, when proposal accepted becomes a promise, when proposal is accepted becomes a promise।
और जो सामने वाला पटन जो पंटर है वो अगर इस प्रॉमिस को मतलब ये ऑफर को अगर अपना एसेंट देता है, क्या देता है अपना एसेंट, वो होता है एक्सेप्टेंस। और एक बार एक्सेप्टेंस आ गया तो क्या बन गया प्रॉमिस। प्रॉमिस बनने के बाद इस चीज को ब्रेक नहीं कर सकते। इफ यू रिमेंबर ओके भाई ऑफर इज ट्रेन ऑफ गन पाउडर एंड भाई एक्सेप्टेंस इज लाइटेड मैच स्टिक। अगर ट्रेन का ऑफ गन पाउडर और मैच स्टिक आ गया एक्सप्लोड, यानी एक बार प्रॉमिस हो गया तो आप ना ऑफर को रिवोक कर सकते हो ना एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो, लेकिन दोनों के पहले क्या रिवोक हो सकता है, यस। ये पॉइंट ध्यान रखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है सर काइंड्स ऑफ ऑफर क्या क्या है। तो काइंड्स ऑफ ऑफर ये ठीक है, एक्सप्रेस ऑफर, इंप्लाइड ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर को अपन डिस्कशन कर रहे हैं आगे वाले इसमें। तो मेरे को बताओ सर कितने प्रकार के ऑफर है। ओके 5 सर। पहला ऑफर जनरल ऑफर। सर ये जनरल ऑफर किसको दिया हुआ है, लोगों को, यानी मैंने कोई स्पेसिफिक पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं किया और मैंने सबको बोला है ओके आप ये ऑफर यूज कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल रिकॉल करना है तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, दिस वाज ऑफर गिवन टू हुम एवरीवन एंड कार्लिल में वो ऑफर लिया था कार्बोलिक स्मोक बॉल का, इट वाज ऑफर्ड एक्सेप्टेड बाय कार्लिल। अभी अगर आपने कार्बोलिक स्मोक बॉल बोलते थे मैंने तेरे को थोड़ा ऑफर दिया था, मैंने किसी और को दिया था, किसी और को दिया था, नाम किधर लिखा था तूने, तो ये कौन सा ऑफर था, जनरल। लेकिन उसके बाद आता है और एक कौन सा ऑफर, स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर का कॉन्टेक्स्ट याद रखने का, ऑफर वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर दिया गया है। ओके जो ऑफर दिया गया है, इफ रिमेंबर बोल्टन वर्सेस जोन्स, बोल्टन वर्सेस जोन्स में ऑफर किसी और को दिया था जोन्स ने, लेकिन वहां पर यहां पर किसने एक्सेप्ट किया, बोल्टन, जो कि एक्चुअली टेक्निकली बोल्टन वाज नॉट एलिजिबल फॉर द ऑफर बिकॉज ऑफर वाज गिवन टू सम अदर ब्रोकलिन करके, ब्रोकलिन को उनको दिया हुआ था ऑफर। तो जोन्स ने जो एक्सेप्ट किया, जोन्स ने जो ऑफर दिया था वो इसको बोल्टन को नहीं दिया था। तो दैट वाज ए कॉन्सेप्ट ऑफ विच ऑफर, स्पेशल ऑफर। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ काउंटर ऑफर। ओके मैंने ऑफर दिया और आपने उसके टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके मुझे नया ऑफर दिया, दिस इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। सर काउंटर ऑफर का क्या आउटकम होता है, काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर को लैप्स कर देता है। अगर मैंने बोला मेरी गाड़ी खरीदनी है 50 लाख में, आपने बोला मैं तेरी गाड़ी खरीदने को रेडी हूं 40 लाख में, तो ये 40 लाख वाला ऑफर कौन सा है, नया ऑफर है, तो उसकी वजह से जो 50 लाख ऑफर है वो कैंसिल हो गया। क्लियर है बड़ी। ये होने के बाद है क्रॉस ऑफर। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रॉस ऑफर। ओके आपने मुझे ऑफर दिया, मैंने आपको ऑफर दिया, सेम ऑफर। ओके तो सेम ऑफर सर, मैंने बोला आपको मेरी गाड़ी खरीदना चाहता है क्या 40 लाख में, तूने बोला मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ 40 लाख में, ये दोनों हुए कौन से ऑफर, क्रॉस ऑफर। सब टर्म्स एंड कंडीशन सारी सब चीज एक है, बस इसका आउटकम याद रखने का। क्रॉस ऑफर इज नेवर एन एक्सेप्टेंस फॉर ऑफर, ये अलग अलग ऑफर है। इज दैट पॉइंट क्लियर। एंड स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर, ये ऑफर जब खुला रहेगा किसी और लोग कुछ टाइम के लिए, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर मैंने बोला 15 दिन के लिए खुला, 15 दिन में आप बताइए गाड़ी खरीदनी है कि नहीं मेरी, और आप कुछ बता देने हो, लेकिन 15 दिन में मैं 10वें दिन में मैं गाड़ी किसी और को बेचता हूं, चलेगा क्या, यस। स्टैंडिंग ऑफर कभी भी रिवोक कर सकते हैं, अनलेस अनटिल, मैं वापस बता रहा हूं, मैं ऑफर रिवोक कर सकता हूं जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आता। तो एक्सेप्टेंस आ गया उसके बाद रिवोक करना मुश्किल है। इफ रिमेंबर बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था, मैं गाड़ी का ऑफर दिया था प्रशांत सर को, प्रशांत सर ने लेटर डाल दिया, उसके बाद मैं रिवोक नहीं कर सकता। ओके वो अपन देखेंगे कम्युनिकेशन वाले कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन मेरे ख्याल से क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर क्लियर है बड़ी। ओके याद रखना, वापस बोल रहा हूं, स्टैंडिंग ऑफर रिवोक हो सकता है, यस कभी भी रिवोक हो सकता है जितने डिग्री। अच्छा मैंने स्टैंडिंग ऑफर रखा था 15 दिन के लिए, क्या 15 दिन के लिए खुला रहेगा, क्या जरूरी नहीं है। क्या 15 दिन से कम में रिवोक कर सकते हैं, यस। लेकिन एक चीज याद रखनी है, रिवोकेशन तभी पॉसिबल है जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होता है। ओके उसके बाद है मेन क्वेश्चन, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, इसको बहुत अच्छे से याद रखिए और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा है, बिकॉज अगर 2-2 मार्क के क्वेश्चन आए तो इसमें से क्वेश्चन उठेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ओके वैलिड ऑफर ओके शुड बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग ए लीगल रिलेशन। एग्जांपल सिंपल है, ओके यहां पर मैंने आपको बेल्फर वर्सेस बेल्फर का एग्जांपल दिया था, लीगल रिलेशन क्रिएट करने का ऑफर नहीं था। इसका और एक एग्जांपल देता हूं आपको, जो ऑल टुगेदर मे 24 के मे 23 के एग्जामिनेशन में आया था, मे 23 या नवंबर 23, राधा ने बर्थडे पार्टी पे बुलाया था। तो अगर राधा ने बर्थडे पार्टी पे बुलाया और आपको बुलाया और आप नहीं आए, ओके क्या ये यहां पर क्या मैं आपको लायबल कर सकता हूं, नो, क्योंकि मैंने जो ऑफर दिया था वो कौन सा ऑफर था, इट वाज नॉट ऑफ इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग ए लीगल रिलेशन। लेकिन अगर अपन पेपर प्लेट तुम लोग भी शेयर करने वाले थे, तो क्या ये लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन था, यस। तो ऑफर एसेंशियल ऑफर है। इज दैट पॉइंट क्लियर। तो मेक इट श्योर आपको क्वेश्चन क्या है, एग्रीमेंट के बारे में पूछा हुआ है, ऑफर के बारे में पूछा है, उसके हिसाब से आंसर लिखने का। ओके तो पहला पॉइंट, ओके ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग ए लीगल रिलेशन। सेकेंड, इट मस्ट बी सर्टन, डेफिनेट एंड नॉट वेग, वेग नहीं होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, अनसर्टन नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी कम्युनिकेट टू ऑफरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफर अगर कम्युनिकेट नहीं किया गया ऑफरी को तो मां कसम फिर ऑफर माना नहीं जाएगा। ओके कौन सा वाला है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता, और ये एक्सेप्टेंस में अपन लिखेंगे इस आंसर को, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। इफ रिमेंबर याद है, लालमन शुक्ला गौरी दत्ता एक नीस है उसकी गुम गई थी, लालमन शुक्ला ढूंढने निकला था, उसके बाद गौरी दत्ता ने ऑफर अनाउंस किया कि भाई 10 लाख का रिवॉर्ड मिलेगा। लालमन शुक्ला गौरी दत्ता के नीस को पकड़ के लेके आता है, लेकिन उसको ऑफर के बारे में मालूम नहीं था। ओके बाद में उसको मालूम पड़ता है मां कसम 10 लाख मिलने वाले है, वो 10 लाख मांग रहा है गौरी दत्ता से, क्या वो मांग सकता है, नहीं, क्योंकि ऑफर वॉज नॉट कम्युनिकेट टू ऑफरी। इज दैट पॉइंट क्लियर। ये होने के बाद है, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एन एसेंट।
मेरे को बताइए, अगर यहाँ पर एसेंट नहीं लेना है तो ऑफर हुआ या इनविटेशन टू ऑफर हुआ? इनविटेशन टू ऑफर। अगर एसेंट लेने का इंटेंशन है तो ही ऑफर माना जाएगा, एसेंट लेने का इंटेंशन नहीं है तो ऑफर माना नहीं जाएगा। ओके, ऑफर क्या हो सकता है? कंडीशनल। मैं बता दूंगा। ओके, ऑफर कैन बी टर्म्स एंड कंडीशंस, बट एक्सेप्टेंस कैन नॉट हैव टर्म्स एंड कंडीशन। एक्सेप्टेंस में टर्म्स एंड कंडीशन दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपने एक्सेप्टेंस में अगर टर्म्स एंड कंडीशन डाला तो वो काउंटर ऑफर बन जाएगा, अनलेस अनटिल कुछ सिचुएशंस वाला एग्जांपल अपन डिस्कस करेंगे। ओके, ऑफर शुड नॉट कंटेन टर्म्स एज नॉन कंप्लायंस टू व्हिच अमाउंट टू बी एन एक्सेप्टेंस। ये भी बहुत तोड़ कॉन्सेप्ट है, अगर आपको याद है तो। मैं ऐसा नहीं डाल सकता, अगर तुमने 15 दिन में जवाब नहीं दिया तो मैं मानूंगा तुम्हारी हाँ है। अरे क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी नाम में ही हाँ है। ये कॉन्टेक्स्ट याद आया क्या बड़ी? ऐसा नहीं हो सकता, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। द ऑफर में बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल। वी हैव डिस्कस ऑलरेडी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, और बेल्फर नहीं सॉरी बोल्टन वर्सेस जोन्स। ओके, द ऑफर में बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। लिखित हो सकता है। अच्छा, एक्सप्रेस मतलब लिखित या रिटन, लिखित या ओरल, लिखित या ओरल दोनों दोनों दोनों। इंप्लाइड लिखित या रिटन, और ये इंप्लाइड मतलब एक्शन, दिमाग में रखिए। ओके, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मियर स्टेटमेंट ऑफ इनविटेशन। इनविटेशन टू ऑफर मियर कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टस और एडवर्टाइजमेंट। ये आई होप ये सबको याद होगा। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर या एडवर्टाइजमेंट, इन दोनों में फर्क है। और ये लॉजिक सिंपल है, अगर मुझे एसेंट चाहिए आपका, ये ऑफर हुआ, लेकिन मैं खाली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, ये ऑफर नहीं है। ओके, ये इन्विटेशन टू ऑफर और इन्फॉर्मेशन देना ये माना जाएगा। आई होप याद होगा आपको। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन और अनाउंसमेंट, ये ऑफर नहीं है। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन आंसर टू द क्वेश्चन। क्या आप अपना बॉल पेन बेचना चाहते हो क्या? ओके, और उसकी कम से कम कीमत कितनी है, और आप बताते हो ये बॉल पेन कम से कम कीमत है 10,000। ओके, लेकिन आप बाकी नहीं बोलता, तो यहां पर क्या था? इन्फॉर्मेशन है। आपने मुझे कोई ऑफर नहीं दिया, मैंने कोई एक्सेप्टेंस नहीं दिया। ओके, अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस, ओके, इज नॉट एन ऑफर। वो याद रखने का। व्हेन गुड्स आर सोल्ड थ्रू ऑक्शन, मेरे को बताओ कब तक ये ऑफर माना जाएगा? जब तक तीन नहीं गिरते। तीन जब तक हैमर नहीं गिरते तब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं है। तो आप जो दे रहे हो, प्राइस बता रहे हो, बोली लगा रहे हो, वो ऑफर है, और मैं जैसे ही हैमर मारूंगा वो एक्सेप्टेंस है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये एग्जांपल में भी ध्यान रखना होगा। इसीलिए ओके, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। इसका बेस्ट एग्जांपल अपने केस स्टडी क्या डिस्कस किया? केस स्टडी मतलब लॉजिक क्या डिस्कस किया? दुकान में गया, ओके, तुम बोल रहे हो मेरे को ये चाहिए खरीद के, और दुकानदार ने मना कर दिया। क्या दुकानदार मना कर सकता है? यस। ओके, उसने प्राइस लगाया था, दैट वाज नॉट एन ऑफर, इट वाज ओनली अ प्राइस। आप प्राइस पे कर रहे हो, आप ऑफर दे रहे हो, और वो एक्सेप्टेंस कर रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में मतलब इनविटेशन टू ऑफर, तो वो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कौन पहले आता है, कौन बाद में आता है? इनविटेशन टू ऑफर पहले आता है, ऑफर बाद में आता है। इनविटेशन टू ऑफर में मुझे तुझे तेरा एसेंट नहीं चाहिए, तेरा एसेंट, पर तुझसे मुझे ऑफर चाहिए। पर ऑफर में मुझे तेरा क्या चाहिए? एसेंट चाहिए। आई होप ये क्लियर है बड़ी। ओके, और भाई लॉजिक सीक्वेंस एकदम क्लियर ही है। सबसे पहले इनविटेशन टू ऑफर, फिर ऑफर। ओके, ये दोनों का अपना एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस फॉलो रहेगा। ओके, तो ये दोनों के डिफरेंस ध्यान रख लीजिए। ओके, मीनिंग फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द विलिंगनेस बाय द ऑफरर टू बाउंड द ऑफर शुड टू अदर पार्टी चूजेस टू एक्सेप्ट इट। यानी सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, मैं तेरे को बाइंड करूंगा कि भाई भाई मां कसम तो ऑफर दिया था, तूने एक्सेप्टेंस किया। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर, अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he does not make an offer। मैं निगोशिएट करने को रेडी हूं, मैं, मेरी गाड़ी है ना, ओके, मेरी गाड़ी की वैल्यू कितनी है? 50 लाख। ओके, इसका मतलब मैंने ऑफर नहीं दिया है 50 लाख में बेचूंगा, मेरी गाड़ी की वैल्यू मैंने बताई है, मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया है। तुम बताओ तुम कितना देने को रेडी हो, फिर मैं डिसाइड करूंगा मैं गाड़ी बेचू कि नहीं बेचू। ओके, तो ये ऑफर का कॉन्टेक्स्ट है। टू बी बाउंड बाय एज सून एज एक्सपेक्ट्स, निगोशिएटिंग ऑन टर्म्स, यानी इन्विटेशन टू ऑफर में हम लोग क्या करते हैं? निगोशिएशन। लेकिन ऑफर में क्या होता है? तूने जैसे ही एक्सेप्टेंस दे दिया, आई विल बाउंड यू, बात खत्म। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैन नॉट बी एक्ट प्रेसिडेंट टू इन्विटेशन टू ऑफर, ऑलवेज ए प्रेसिडेंट टू ऑफर। ओके, ये उसके पहले का पॉइंट है। आई होप ये लॉजिक क्लियर है। ओके, ऑफर, एक्ट और एब्सिस्टेंस, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझा दिए। तुम मेरी गाड़ी को ठोकते हो, मैं तुम्हें बोलता हूं 50 लाख दे दो, ओके, मैं तुम पे केस नहीं करूंगा, दिस इज नथिंग बट एब्सिस्टेंस। ओके, मैं तुम्हें गाड़ी बेचने को रेडी हूं, इज नथिंग बट एक्ट। वर्ड्स हो, कंडक्ट हो, रिटर्न हो, ओरल हो, ये परमानेंट डिस्कशन किया। सर ये ऑफर का कॉन्टेक्स्ट याद रखना, मैं वापस बोल रहा हूं, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आया तो मां कसम इसमें क्वेश्चन आने की संभावना होती है। ओके, ये बहुत रेयरेस्ट चांसेस है कि पूरा क्वेश्चन लिखने को आएगा। ओल्ड सिलेबस में ये पूरा क्वेश्चन आता था, न्यू सिलेबस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जब 7 मार्क का आएगा, 7 मार्क का आएगा तो ये क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन 3 2 2 या 4 3 या 3 2 2 वाले कॉन्टेक्स्ट आए, वो 2 2 वाले में ना ये एक एक कॉन्सेप्ट आ सकता है ना। ओके, और एक एक कॉन्सेप्ट आया तो पूरा तुम्हें को ऐसे चलो वैलिड ऑफर थोड़ा लिखना है, फिर उसका कॉन्सेप्ट उठाना है, उसी का कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना है। इज दैट पॉइंट क्लियर बड़ी? ये होने के बाद आपके लिए आता है एक्सेप्टेंस। सर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज assent, okay, there too proposal is said to be accepted। and अगर आपको याद होगा वर्डिंग, the proposal when accepted becomes a
प्रॉमिस, ये प्रॉमिस का भी डेफिनेशन है, एक्सेप्टेंस का भी डेफिनेशन है। तो टेक्निकली ओके याद रखना, सर विलियम एंसन क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट इज लाइटेड मैच टू ए ट्रेन ऑफ गन पाउडर। बढ़िया मालिक। सर लीगल रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस क्या क्या है? तो सबसे पहला ओके एक्सेप्टेंस किसने करना चाहिए? जिसको ऑफर दिया है। सर नाम क्या है? बोल्टन वर्सेस जोन्स। मेरे ख्याल से केस स्टडी अपन ने डिस्कस कर लिया, ये स्पेशल ऑफर में था। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी टर्म्स एंड कंडीशन डालोगे नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन डाला तो एक्सेप्टेंस क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर। ये लॉजिक लगने का। लेकिन मैं आपको बता दूं तो अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी है कि वो ऑल टुगेदर मैच हो रही है ऑफर के साथ, तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन वैलिड रहेगी। मैं एग्जांपल याद दिलाता हूं आपको। मैं गाड़ी बेचने को रेडी हूं, गाड़ी बेच रहा हूं और आप 50 लाख रुपए दे रहे हो। आप बोले मैं 50 लाख देने को रेडी हूं, लेकिन गाड़ी के पेपर देखूंगा फिर ही 50 लाख दूंगा। ओके क्या ये टर्म्स एंड कंडीशन चलेंगे? यस। ये टर्म्स एंड कंडीशन आपके काउंटर ऑफर नहीं है, ये टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू ऑफर है। ओनरशिप टाइटल भाई बाद में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए टाइटल के लिए, इसलिए आप टाइटल देखना चाहते हो। क्या ये वैलिड टर्म्स एंड कंडीशन मतलब ये ऑफर के एक्सेप्टेंस के साथ जा सकती है? यस। ओके याद रखिए, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ओके ये ब्रॉगन एंड मेट्रो रेलवे कंपनी, आई डोंट नो कितने जन को याद होगा। ओके आपने रेलवे कंपनी को बोला था भाई हम ऑफर दे रहे हैं कि आप आपके गुड्स, हम आपको ये गुड्स इतने रेट में बेचेंगे, और जो बंदा था ओके रेलवे वाला उसने साइन किया और ड्रावर में रख दिया, वो वापस कम्युनिकेट नहीं किया। अब यहां पर मेरे को बताओ ओके बाद में कभी वो ड्रावर में वो चिट्ठी मिल गई जिसमें साइन किया होता, क्या यहां पर ऑफर एक्सेप्टेड है? नहीं, ऑफर एक्सेप्टेड नहीं है। यहां पर ऑफर डाके ड्रावर में रख दिया, ये एक्सेप्टेड माना नहीं जाएगा। ओके और ये चीज मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, इसी दरमियान रिवोकेशन के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। मैं अपने को ये एग्जांपल बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा जब रिवोकेशन और कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तब। ओके आई होप ये पॉइंट याद है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन विच मोड? प्रिस्क्राइब्ड। आपको बोला होगा कि एक्सेप्टेंस इस मोड में दी है तो इस मोड में देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने एक्सेप्टेंस कोई और मोड में दिया है और जो ऑफर जिसने दिया था वो अगर उस मोड में एक्सेप्टेंस मान लेता है तो वो दूसरा मोड ऑफ एक्सेप्टेंस भी चल जाएगा। एग्जांपल मैंने तुम्हें ऑफर दिया था, क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हो? प्लीज मुझे ईमेल पे बताइए। आप मेरे पास आते हो ओके आप ईमेल पे नहीं बताते हो, मेरे को बताते हो और मुझे 10 लाख रुपए दे देते हो। 10 लाख मैं ले लेता हूं, इसका मतलब मेरे को अदर मोड भी एक्सेप्टेंस मान लिया। इज दैट पॉइंट क्लियर? लेकिन अगर आपने ऑफर आके मेरे को मुंह पे बोला हाँ भाई मैं एक्सेप्टेड है, पैसा तुमने दिया नहीं, मेरे एक्शन से कुछ तुमको दिखना नहीं है, और बाद में मैंने गाड़ी किसी और को बेच दी, तो बोलेगा अरे भाई मैंने एक्सेप्टेंस कर लिया था भाई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। भाई साहब ओके आपने एक्सेप्टेंस उस मोड में नहीं दिया जिस मोड में मैंने मांगा था। ओके ये पॉइंट ध्यान रखना है। टाइम ओके कितने टाइम में देना चाहिए एक्सेप्टेंस? रीजनेबल टाइम। अगर टाइम दिया कॉन्ट्रैक्ट में तो टाइम में, नहीं तो रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम क्या होगा? केस टू केस। ओके आपको याद होगा 46 से लेकर 50 का जो कॉन्सेप्ट है उसी पॉइंट पे कवर करता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। टाइम में भी डे डिफाइंड है, डिलीवरी आवर नहीं डिफाइंड है तो बिजनेस आवर्स में होना चाहिए। याद है कि नहीं? प्लेस ऑफ डिलीवरी डिफाइंड नहीं है तो प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, नहीं तो रीजनेबल प्लेस होना चाहिए। अगर वो प्रॉमिसर प्रॉमिसी क्या बोलेगा, 46 से लेकर 50 ये डिफाइन करता है। ओके उसके बाद मियर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। ये तो क्लियर कट है भाई, अरे मियर साइलेंस है मैं चुप बैठा हूं इसका मतलब मैं एक्सेप्ट, तेरी चुप में ही तेरी हाँ है, ये थोड़ा ना माना जाएगा इधर। मियर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, बट अगर मैं पहले के एक्शंस तुम्हारे मैं एक्सेप्टेंस मान रहा हूं तो अभी भी एक्सेप्टेंस माना जाएगा। पेपर का एग्जांपल मैंने दिया था, आपके घर पे पेपर वाला डिलीवर करके जा रहा था, एक महीना डिलीवर किया उसने, भेज दिया और उसके बाद आपने उसके पैसे दे दिए उस महीने में, अगले महीने में पेपर दे रहा है। ओके उसके बाद बोल रहे हो अरे भाई मैं तो चुप बैठा था, मैं किधर तेरे को एक्सेप्टेंस दिया, पर पिछले वाले एक्शन तो कोरोबोरेट कर, पिछले वाले एक्शन तो बता रहे हैं ना कि तेरा एक्सेप्टेंस ही है। ओके तो ये मियर साइलेंस उस केस में क्या माना जाएगा? एक्सेप्टेंस। मियर साइलेंस क्योंकि उस केस में एक्शंस आपके वैसे है, तो एक्सेप्टेंस कैसे हुआ? by the actions, by not defined. Okay तो acceptance can be conduct or by the implied. Implied मतलब वो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो implied था, तो mere silence can be acceptance in some cases, not in every cases. तो हर केसेस में mere silence is not an acceptance, but exceptional हो सकता है सिचुएशन। ओके अब यहाँ पर आते हैं अपना अगला पड़ाव, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। क्या ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना जरूरी है? यस। अरे अपन ने लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता कैन बी द बेस्ट एग्जांपल, और मेट्रोपोलिटन रेलवे जो रेलवे का कॉन्सेप्ट जो एग्जांपल है, दोनों केस में कम्युनिकेशन होना जरूरी है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर भी जरूरी है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। तो ये कम्युनिकेशन कब होता है, क्या होता है? तो टेक्निकली आप ध्यान रख लेना, कम्युनिकेशन जब 3-4 तरीके के कम्युनिकेशन हो सकते हैं। पहला पॉइंट है फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकता है, फोन पे कम्युनिकेशन हो सकता है, लेटर से कम्युनिकेशन होता है। प्रॉब्लम हमारा कब है? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कब है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन इमीडिएटली माना जाएगा, फोन पे कम्युनिकेशन माना जाएगा अगर क्लियर है तो, साउंड क्लियर है तो। याद है ना क्वेश्चन में वो देंगे ना साउंड क्लियर है या नहीं है, फोन पे ये क्लियर बताएंगे। और तीसरा पॉइंट प्रॉब्लम कब आती है? लेटर से कम्युनिकेट हुआ। किससे कम्युनिकेट हुआ बेटा? लेटर से। अगर लेटर से कम्युनिकेट हुआ रहेगा तो यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा, लेटर का जो कम्युनिकेशन है वो वैलिड कम्युनिकेशन कब या कम्युनिकेशन कंप्लीट कब माना जाएगा? उसको लेटर जब मिलेगा तब कम्युनिकेशन है, लेटर मिलेगा और पढ़ेगा, मिलेगा और पढ़ेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन मैं वापस बोल रहा हूं, इंग्लैंड लॉ अलग है, इंडिया का लॉ अलग है। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब माना जाएगा? जैसे ही ऑफर, चलो एग्जांपल वापस रिकॉल करते हैं। अमित तातेड़ ने अपनी गाड़ी बेचने का निर्णय लिया, ओके टू प्रशांत सर। प्रशांत सर को मैंने बोला मैं मेरी गाड़ी
गाड़ी बेचने को तैयार हूं 50 लाख में। प्रशांत सर ने बोला ओके। अब यहां पर पहला पॉइंट है, प्रशांत सर को मेरा ऑफर, मैंने लेटर में लिखा, मैंने लेटर भेजा 15 तारीख को और प्रशांत सर को लेटर मिला 19 तारीख को। ऑफर कंप्लीट कब माना जाएगा? इतना ही क्वेश्चन है, ऑफर कंप्लीट कब माना जाएगा? 19 को। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है 19 सर को, प्रशांत सर को लेटर मिला, लेकिन प्रशांत सर ने 20 तारीख को लेटर पढ़ा, तो ऑफर कंप्लीट कब माना जाएगा? 20 तारीख को। आपके आंसर चेंज होते जाएंगे, क्वेश्चन चेंज होंगे। उस केस में अगर यहां पर बोला प्रशांत सर ने लेटर 21 तारीख को, 22 तारीख को प्रशांत सर ने लेटर लिख लिया कि अमित ऑफर इज एक्सेप्टेड और ड्रावर में रखा, और 23 तारीख को उसको पोस्ट किया, ओके, ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा? 23 तारीख को, जिस टाइम पे पोस्ट, ओके। इफ रिमेंबर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट दो चीज है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एज अगेंस्ट द प्रपोजर तब माना जाएगा जब उन्होंने कुछ, एक्सेप्टर ने ऐसा कुछ किया जो उसके हाथ से निकल गया, और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब माना जाएगा? जब ऑफरर, जो प्रॉमिसर है, वो के जिसने प्रॉमिस किया, ऑफर दिया है, उसको वो मिलेगा, तब जाएगा। तो मेरे को बताओ 23 तारीख को प्रशांत सर ने लेटर डाल दिया, ओके, तो कौन सा हो गया? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। लेकिन मेरे को बताओ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर खत्म हो गया, लेकिन एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब खत्म होगा? जब अमित को लेटर मिलेगा। मेरे को 25 को लेटर मिलता है, तो 25 को कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर ये माना जाएगा। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किसके अगेंस्ट है? दो के अगेंस्ट। कौन से दो के अगेंस्ट? एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, तो देख लेते हैं पॉइंट, आई होप ये क्लियर है। लेकिन ये एप्लीकेबल कब है मालिक? ये एप्लीकेबल कब है? ये एप्लीकेबल तब है जब लेटर आया है। अगर फोन पे है या फेस टू फेस है, खत्म। मैंने ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस कर दिया, खत्म। रिवोक हो ही नहीं सकता। रिवोक खाली पॉसिबल किस में है? लेटर्स में। आई होप ये क्लियर है बड़ी। ओके, तो पहला पॉइंट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। सर, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। यानी किसके नॉलेज में आ गया? प्रशांत सर। प्रशांत सर के नॉलेज में आ गया, काम खत्म है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे कैसे होगा? तो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है उसके हिसाब से। एक है कम्युनिकेशन बाय एक्ट, ओके, एक है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन टू डू समथिंग, एंड एक है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। तीनों का पॉइंट मैं बता रहा हूं, रिकॉल करने की कोशिश करो। कम्युनिकेशन बाय एक्ट, ओके, कम्युनिकेशन बाय एक्ट, ओके, यानी आपने मेरे को इन्फॉर्म कर दिया लेटर लिख के या इन्फॉर्म जो भी किया हुआ। सेकंड, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन टू डू समथिंग। मैंने बोला मैं तेरे को 50 लाख दूंगा, तू कोर्ट में मत आना, ओके, और तू उस कोर्ट में नहीं आया, ये तेरा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है। ओके, कम्युनिकेशन ऑफ ओमिशन बाय डूइंग समथिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। ओके, तूने वो एक्टिविटी कर ली जो मैंने तेरे को बोला था, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन है। ओके, मैंने आपको ऑफर दिया था, भाई ये मेरा बैग उठाता देगा, बैग उठाएगा तो मैं तेरे को 10 रुपए देगा, तो बैग उठा के लेके चला गया, मैं 10 रुपए देगा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो कंडक्ट से कर लिया, कंडक्ट मतलब एक्शन से, कम्युनिकेशन बाय एक्ट। ओके, तूने वो काम कर लिया, रिटर्न हो, स्पोकन हो, जो भी कर लिया। कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा? ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ये तोड़ याद रखना। एज अगेंस्ट द प्रपोजर एंड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, इसको भूलना मत। मैं इसके लिए एग्जांपल वापस एकदम क्लियर कट समझा देता हूं। पीएस सर, मैं एग्जांपल इधर लिखता हूं, पीएस सर और एटी सर। ओके, एटी ने पीएस को ऑफर दिया था, मेरी गाड़ी खरीदेगा क्या। ओके, मैंने लेटर लिखा था 15 जून को, 15 जून को लेटर लिखा, 19 जून को पीएस सर को मिला, रिसीव्ड। क्या अगर मैं इतना ही क्वेश्चन देता हूं तो मेरे को बताओ कौन से दिन पे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर माना जाएगा? 19 जून। लेकिन मैं बोलता हूं 20 जून को प्रशांत सर ने उसको रीड किया, तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? 20। ये हुआ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ये तो क्लियर है बड़ी। लेकिन अब प्रशांत सर ने क्या किया? 21 को ओके एक्सेप्टेंस दिया, एक्सेप्टेंस किया, और एक्सेप्टेंस उन्होंने क्या किया मानो, मैं ड्रावर में रखा। ओके, और 22 जून को उन्होंने पोस्ट किया, और 22 जून के बाद 23 जून को अमित को लेटर मिला। अब आप मेरे को कुछ चीजें बताओगे, मेरे को बताओ पहला पॉइंट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब हुआ? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हुआ 28 जून को, 28 जून को। इज दैट पॉइंट क्लियर? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ? तो इसमें दो केसेस देने के पड़ेगा, एक एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एज अगेंस्ट द प्रपोजर कब कंप्लीट माना जाएगा? 21 को या 22 को? 22 को, जब ऐसा हुआ कि जिसमें एक्सेप्टर वापस उसको विड्रॉ नहीं कर सकता। दैट इज व्हाट वेयर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर इज कंप्लीट, एंड कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर विल बी कंप्लीट ऑन 23 जून। ओके, यानी ये डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके पहले रिवोक कर सकते हैं हम लोग। रिवोकेशन कब कर सकते हैं ये ध्यान रखना होगा, तो याद रखना होगा। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर एंड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। आई होप ये कॉन्सेप्चुअली सबको बैठ गया दिमाग में। ओके, ये मैंने क्लास में वो पूरा स्ट्रक्चर वाइज समझाया था। ओके, ये डेट वाइज मैंने क्लियर किया था, इस डेट वाइज को क्लियर रखने का। आई होप ये पॉइंट क्लियर है ना बड़ी। ओके, 2 मिनट में फटाफट कॉपी कर लो। ओके, वैसे लिखा हुआ है आपने, फिर भी मैं ये नोट्स में, मैं रिवीजन केस में मैं आपको बताने के इसमें बताऊं। कंसिडरेशन यूनिट 2। ओके, तो एज अगेंस्ट द प्रपोजर क्या है सर? एज अगेंस्ट द प्रपोजर अपने लिए क्या रहेगा? व्हेन इट पुट्स इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर टू विड्रॉ द सेम। समझा क्या? यानी अभी प्रशांत सर उसको विड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि लेटर पोस्ट हो गया ना बड़ी। ओके, और व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ
प्रपोजर। अभी इधर है ना, मैंने लिखा नहीं है पर, लेकिन अगर ऐसा आता है 23 जून को 80 को मिला, 25 को 80 ने पढ़ा, तो 25 जून नॉलेज में जब आएगा तब समझ में आया। तो ये जब मिला तो टेक्निकली लेटर मिलना काफी नहीं है, लेटर पढ़ना भी जरूरी है तब जाके। तो अब यहां पर मैं एक और डिस्कशन है, वैसे आगे मैं डिस्कशन करूंगा ही स्पेशल कंडीशन का, उसके बाद मैं रिवोकेशन बात करूंगा, लेकिन रिवोकेशन में अभी कॉन्सेप्चुअली खत्म कर रहा हूं। मेरे को बताओ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन ऑफ ऑफर मतलब मैं वापस रिवोक कब करूंगा, और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब होगा। तो याद रखना, रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज कैन बी डन बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर इज नॉट कंप्लीट। मैं वापस बोल रहा हूं, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर किसने दिया था इस केस में, अमित ने। अमित अपना ऑफर रिवोक कब कर सकता है, अगर ओके कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर, ये वाले डेट के पहले अमित कभी भी ऑफर रिवोक कर सकता है उसको फोन करके। प्रशांत सर को मैं 21 तारीख को फोन करता हूं कि प्रशांत सर ओके मैं अपना ऑफर रिवोक कर रहा हूं। प्रशांत सर बोल रहे हैं मैंने लेटर लिख के ड्रावर में रख दिया था, पॉसिबल नहीं है। ओके पोस्ट नहीं किया ना, ओके मैं रिवोक कर सकता हूं। ओके जो याद रखना, रिवोकेशन कब तक हो सकता है, 22 जून तक। कौन, अमित आतेड़। लेकिन रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कौन कर सकता है, और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कर सकता है, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट ओके कैन बी डन बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर इज कंप्लीट, जब तक 23 तारीख के पहले। तो यहां पर ऑरेंज कलर का जो कॉन्सेप्ट है वो रिवोकेशन ऑफ क्या हो, उसके पहले क्या हो सकता है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, और जो रेड है उसके पहले रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। पक्का क्लियर। और अगर ये दो डेट्स बैठ गए तो दिमाग में तोड़ क्लियर रखने ना, ये दो पॉइंट में ये जो रेड कलर ने एम्बिग्यूटी है, व्हाट इफ ओके जो प्रशांत सर ने लेटर डाला वो घूम गया, तो प्रशांत सर कभी भी रिवोक कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग रिवोक कर सकते हैं। आप समझने की कोशिश करो ओके, बिकॉज द रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैन बी, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैन बी डन बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर इज कंप्लीट। तो इसको टेक्निकली आपको केस टू केस लेना पड़ेगा। ऐसा आप लॉ को एकदम नेचुरल लैंग्वेज में रीड करके नहीं नहीं मैं जिंदगी भर रिवोक कर सकता हूँ, लेटर ही नहीं मिला तो ऐसा नहीं होगा। ओके तो एक रीजनेबल टाइम होगा, उसके पहले रिवोक हो सकता है। ओके तो टेक्निकली ये केसेस है जो एग्जांपल है रिवोकेशन के। आई होप रिवोकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट है, ओके बिफोर। अच्छा ये सब कब, ये सब जो ऑप्शन मैंने बताया ना कब ऑप्शन अवेलेबल है मालूम है, लेटर पे। अगर फेस टू फेस रिवोकेशन पॉसिबल ही नहीं है, फोन पे रिवोकेशन पॉसिबल ही नहीं है, अनलेस अनटिल डिस्टर्बेंस आए। ओके रिवोकेशन पॉसिबल ही नहीं है। रिवोकेशन कब पॉसिबल है, खाली लेटर के केस में, नोटिस के केस में। ओके और एक चीज है, यानी अगर मैंने स्टैंडिंग ऑफर दिया था, मैंने प्रशांत सर को लिखा था, प्रशांत सर को लेटर में क्या लिखा, अगले 15 दिन में मुझे बताओ ओके इसके तुम खरीद रहे हो कि नहीं गाड़ी। तो लेटर कब मिला प्रशांत सर को, 20 जून को। 20 जून ने रीड किया प्रशांत सर ने, ओके 15 दिन में मुझे बताओ कि भाई आप मेरी गाड़ी खरीद रहे हो कि नहीं। ओके और प्रशांत सर ने अभी तक लेटर पोस्ट ही नहीं किया, क्योंकि प्रशांत सर के पास 5 जुलाई तक टाइम है। प्रशांत सर ने 30 जून को लेटर पोस्ट किया। कब किया, 30 जून। और मैंने 28 जून को मैंने रिवोक कर दिया। क्या मैं रिवोक कर सकता हूं, यस। यहां पर प्रशांत सर मेरे से नड़ नहीं सकते, प्रशांत सर नहीं बोल सकते नहीं नहीं भाई यार तूने तो मेरे को बोला था 15 दिन है, 15 दिन किसी और को नहीं देगा, ऐसा नहीं है। मेरे को कोई अच्छा रेट दे रहा होगा मैं भेज दिया भाई, बात खत्म है। लेकिन तेरा एक्सेप्टेंस, मेरे पास रिवोकेशन का ऑप्शन कब तक अवेलेबल है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर जब तक नहीं होता तब तक रिवोक कर सकता है भाई, भले ही स्टैंडिंग ऑफर है, भले ही स्टैंडिंग ऑफर है। दिमाग में रखना, मां कसम मतलब अगर इस पे गड़बड़ की ना मां कसम तोड़ तांडव करेगा मैं। ओके तो टेक्निकली रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ ऑफर ओके और एक्सेप्टेंस कब हो सकता है ये ध्यान रखना। और मैंने स्टैंडिंग ऑफर दिया, स्टैंडिंग ऑफर में कभी भी मैं रिवोक कर सकता हूं जब तक ये नहीं होता ऑरेंज। ऑरेंज हो गया उसके बाद मैं रिवोक नहीं कर सकता। इज द पॉइंट क्लियर बड़ी। अच्छा तुमने तो प्रशांत सर के दिमाग में था कि 15 दिन में बोलना, इसलिए उन्होंने इमीडिएट नहीं बोला। वो बाद में इस पे भी केस नहीं कर सकते, वो नहीं बोल सकते सर आपने बोला था 15 दिन है तो मैं तो लास्ट में भी आंसर दे सकता था। अरे भाई साहब मेरे को अच्छा ऑफर मिल गया इसलिए भेज दिया मैंने। तू ऑफर भी देता था 40 लाख ही देता था, मेरे को बाहर 70 लाख मिल गए, मैंने दे दिया गाड़ी भाई, बात खत्म। ओके तूने ऑफर नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं दिया ना। ओके बट दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स। आई होप क्लियर बड़ी, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी को लुकोस करते हैं। व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय लेटर सेंड बाय द पोस्ट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड एंड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन लेटर ऑफ रीचेस द प्रपोजर। यही मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया। ओके एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन, टेलेक्स और फैक्स, ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही होने चाहिए। व्हेन ऑफर इज मेड instant okay contract is only complete when the acceptance is received by the offeree and the contract is made at the place where acceptance is received. ओके कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस, अगर आपको याद होगा स्पेशल कंडीशंस है, ये कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। ओके सर व्हाट इज द स्पेशल कंडीशन, इधर मैंने नहीं लिखा हुआ है लेकिन लॉजिक आपको याद आना चाहिए, एग्जांपल देता हूं। ओके क्या जब बस का टिकट खरीदते हो, ट्रेन का टिकट खरीदते हो, पीछे स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं, क्या वो आपने रीड नहीं किए फिर भी माना जाएगा रीड है, यस, लेकिन वो कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेटेड माना जाएगा टर्म्स एंड कंडीशंस का। इसी इसमें एग्जांपल एक था, अगर लॉन्ड्री वाले को मैंने अपना नया शर्ट दिया, ओके उसने लिखा था अगर आप मेरे लॉन्ड्री
वाले से मेरा शर्ट घूम गया, कोई शर्ट घूम गया तो खाली 50 रुपए देगा। ओके, अब मेरे को बताओ नया शर्ट घूम गया जो 3 लाख रुपए का था, अब वो बोल रहा है मैं 50 रुपया देगा खाली। ओके, तो अब टेक्निकली ये चलेगा क्या? वो बोलेगा मैंने टर्म्स एंड कंडीशन लिखा था पीछे, तुमने पढ़ा क्यों नहीं? ओके, तो टेक्निकली मैं कोर्ट में जाऊंगा तो इसमें रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन कैसे होनी चाहिए? रीजनेबल। अगर टर्म्स एंड कंडीशन रीजनेबल नहीं है तो नहीं चलेगा, भले ही टर्म्स एंड कंडीशन कम्युनिकेट रहेंगी, लेकिन अगर रीजनेबल रही तो रीजनेबल नहीं रही तो चलेगा नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर बड़ी? अगला पॉइंट आता है कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। अब क्योंकि परफॉर्मेंस आपका हो चुका है, ये पोर्शन मैंने बोला था परफॉर्मेंस के टाइम पे अपन देखेंगे। टेक्निकली कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मतलब क्या? एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्सेप्टेंस। अगर आपको याद है एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अब जब परफॉर्मेंस करते हो, सेक्शन 37 पिक्चर में आता है, 37 आता है, तो आप जब परफॉर्मेंस करते हो तो आपको कम्युनिकेट करना जरूरी कि मैं परफॉर्म कर रहा हूं। ओके, मैंने बोला था प्रेस्टीज पॉइंट को अपन, मैं गाड़ी बेचने वाला हूं 19 जून को, आपको आप आ रहे हो प्रेस्टीज पॉइंट, आए ही नहीं आप यार। ओके, तो आप बोलोगे सर मैंने बताया नहीं, अरे मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं मैं आपको परफॉर्मेंस का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। ओके, जो टर्म्स एंड कंडीशन आपने ऑफर के साथ टर्म्स एंड कंडीशन थी ना, वो टर्म्स एंड कंडीशन आपने कंप्लाई की कि नहीं, वो परफॉर्म करना, परफॉर्मेंस का कम्युनिकेट करना जरूरी है। बेस्ट एग्जांपल, अभी केस में परफॉर्मेंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ओके, टेस्ट सीरीज के पैसे भर दिए, लेकिन टेस्ट सीरीज के पैसे भरने के बाद सामने वाले पार्टी को कम्युनिकेट नहीं किया। ओके, कैसे कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस समझेगा? इन्होंने अपना पार्ट परफॉर्म किया, हाउ इट विल बी नोन बाय दिस? आप बोलोगे सर पैसे आ गए ना तो पार्टी को समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। पैसे आने के लिए बहुत सारी सीरीज है। ओके, तो उनका टर्मिनेशन टर्म्स एंड कंडीशन क्या बोलता है? ओके, आप जब हमें कम्युनिकेट करोगे तब हम आपके लिए इनवॉइस बनाएंगे। पैसे दे दिए, 15 दिन हो गए, इनवॉइस ही नहीं बना। कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस की तरह इसने अपना पार्ट परफॉर्म किया, कम्युनिकेट हुआ क्या? नहीं। तो कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस भी होना जरूरी है। पर बहुत सारे केस में, जैसे कार्बोलिक स्मोक बॉल, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द केस लॉ, बट कार्बोलिक स्मोक बॉल में क्या बोला था? ओके, गर्म पानी में वो स्मोक बॉल डालने के और भाप लेने की, तो इन्फ्लुएंजा नहीं पकड़ेगा। अब मेरे को बताओ उन्होंने गर्म पानी में डाला कि नहीं डाला? ओके, वो टर्म्स वो कम्युनिकेशन किधर किया कार्लिल ने? लेकिन वो डीम था, क्योंकि ऑफर कैसा था? ऑफर ने क्या बोला? आप ये करो, उसके बाद इन्फ्लुएंजा हुआ तो देखेंगे। ओके, तो अगर वो बोलते नहीं भाई इसकी रिकॉर्डिंग करो, इसके एविडेंस लाओ, तो फिर अपने को वो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से काम करना पड़ता था। ओके, तो यहां पर कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस होना जरूरी है। ओके, तो भाई क्या बोला जाता है? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रपोजर, व्हेन द एक्सेप्टेंस इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, व्हेन इट इज आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, सो कम्युनिकेशन हो जाए, माना जाएगा। ओके, इसके भाई परफॉर्मेंस का कम्युनिकेशन हो गया। फ्रॉम द अदर व्यू पॉइंट ऑफ द एक्सेप्टर हिमसेल्फ, कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर। ओके, यानी कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस हो गया। ओके, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो गया? अच्छा, ऊपर आपको याद है कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट द प्रपोजर एंड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। तो ऑफर का कम्युनिकेट हो गया तेरे पास कब? जब एज अगेंस्ट द प्रपोजर उसने लेटर लिख लिया। इसका मतलब मेरे को मालूम है मेरा परफॉर्मेंस का कम्युनिकेशन हो गया, मेरा पार्ट परफॉर्म्ड। ओके, ये जब हो जाएगा तो उसने अपना पार्ट परफॉर्म कर लिया, परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट। ओके, at the times when offeree may be required to communicate the performance by way of acceptance unless the offer include the terms that mere performance will constitute an acceptance। सर कौन सा वाला एग्जांपल? कोर्ट में नहीं आना, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा, तो मेरे को बताओ ओके, सब तुमको 50 लाख कब दूंगा मैं? जब तुम कोर्ट में नहीं आओगे, जब तक तुम वो एक्सेप्टेंस नहीं करोगे। तो ये सर ये डीम्ड है, यहां पर कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस हो गया। मैंने नहीं आया, यही कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस है ना मेरे लिए। तो इस केस में ये पॉइंट वैसे बोला जाता है, एंड क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। ये आप देखना है तो रीड मारी। ओके, तो ऑफर कैसा रहेगा? ऑफर टू बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट कंटेन डेफिनेट प्रॉमिस। ओके, एन ऑफर मे बी मेड आइदर टू ए पर्टिकुलर पर्सन और टू ए पब्लिक एट लार्ज, एंड इफ ऑफर इज मेड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस इन रिटर्न फॉर एन एक्ट, द परफॉर्मेंस ऑफ दैट एक्ट, मतलब उसने गर्म पानी में देखा है कि नहीं, इवन विदाउट एनी कम्युनिकेशन देयरऑफ, इज ट्रीटेड एज एन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। भले ही उसने बताया नहीं है गर्म पानी में वो डाल के किया है कि स्मोक बॉल वो दिया नहीं है, फिर भी माना जाएगा कि उसने एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर किया है, फिर भी माना जाएगा कि कम्युनिकेशन हो गया है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया, ये इजी आंसर है। रिवोकेशन याद रखना बड़ी। ओके, अच्छा टेक्निकली ध्यान रखना, रिवोकेशन यहां पर 1.7 इज ओके ओके, ये पढ़ना तो पढ़ो, नहीं तो छोड़ो। ये वाला अच्छे से याद होना चाहिए। 1.6 ये तोड़ ध्यान रखो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और उसी के साथ 1.8 अच्छे से ध्यान रखो। 1.6 एंड 1.8 का ध्यान रखना बड़ी। 1.6 एंड 1.8 में मिक्स मैच मत होने दो। 1.6 1.8 ओके फ्लो में जाने दो। आई होप ये लॉजिक बेटर है। ओके, तो भाई रिवोकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस ये क्लियर ही है ना? इसको अपन रेडी कर रहे हैं क्योंकि प्रशांत सर के एग्जांपल में मैंने समझा दिया है। ओके, मैं बता रहा हूं फेस टू फेस में रिवोकेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस हो गया है। तो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफर और एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन as against the person who has made it put into the course of transmission to whom it has been made so is out of the power of person to make it। इसको इजी वे में समझा दूं, इसको इजी वे में याद रखो। as against मतलब ऑफर का रिवोकेशन कब हो सकता है? जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर कंप्लीट है, वह उसके पहले हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। और सेम लॉजिक है एज अगेंस्ट द पर्सन टू whom it is made when it comes to his knowledge। सामने वाले के नॉलेज में आ गया तो खत्म है स्टोरी। तो उसकी इंग्लिश लिखने का लॉजिक है, बट लॉजिक उसी को नेक्स्ट नीचे दोनों लाइन में समझा दिया है, देख लीजिए दोनों लाइन में। Revocation of offer. An offer may be revoked. An offer may be revoked by the offerer before its
acceptance, even though he has originally agreed to hold the for definite period of time, so long as it mere offer, it can be withdrawn whenever the offerer desires. Very important line, ध्यान रखना, ये भूलना मत ये लाइन. यही मैं आपको समझा रहा हूं. 15 दिन के लिए ऑफर ओपन था, 10वें दिन मैंने ऑफर बंद कर दिया, चलेगा क्या? हाँ, किसके भाई मेरा, अनलेस अनटिल आपने क्या नहीं दिया, एक्सेप्टेंस. अगर आपने दे दिया उसके बाद मैं रिवोक नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऑफर कभी बंद कर सकता, ऑफर कभी भी विड्रॉ कर सकता हूं. ओके, मैंने आज डिस्काउंट का ऑफर दिया, मैं बोला अगले 15 दिन डिस्काउंट है. ओके, कल के कल ही डिस्काउंट बंद कर दिया कि बहुत सारे लोग आ गए. ओके, अब तुम आए, बोले मैं परचेज करने वाला था, ओके आप भी डिस्काउंट में दो, मैं बोला बंद कर दिया. तुमने बोला था 15 दिन डिस्काउंट देने वाले थे, जबरदस्ती छोड़ना है. मैंने ऑफर रखा था, पॉइंट, बात खत्म है. ओके, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर्स. ये मैंने पूरा समझा दिया वो एग्जांपल के थ्रू. कम्युनिकेशन कॉन्ट्रैक्ट थ्रू प्रोस. ओके, इन इंडिया लॉ वी कैन रिवोक एक्सेप्टेंस एनी टाइम बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेज द ऑफरर. इफ रिवोकेशन बाय टेलीग्राम अराइज बिफोर द सेम टाइम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, द रिवोकेशन इज एब्सोल्यूट. यानी एग्जांपल, लेटर डाला था मेरे को, प्रशांत सर ने लेटर डाला था, और मेरे को कब मिला प्रशांत सर का लेटर? मेरे को मिला कब? 23 तारीख को. लेकिन उसके पहले ही 22 तारीख को डाला और 23 तारीख को मिला. लेकिन 22 तारीख को फिर उसको घंटे भर बाद प्रशांत सर को लगा नहीं नहीं गाड़ी नहीं खरीदनी है, 22 तारीख को टेलीग्राम लिख दिया, और 22 तारीख को मेरे को टेलीग्राम मिला कि भाई मेरे को कैंसिल है, कल जो मिलेगा ऑफर वो गलत है. ओके, एक्सेप्टेंस मिलेगा वो मैं डिनाई कर रहा हूं, क्या ये चलेगा? यस. ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट है. तो टेलीग्राम लेटर के पहले मिल जाना चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन मैंने बता दिया है, रूल सेम है, म्यूचुअल मीटिंग का कॉन्टेक्स्ट. ओके, बस ध्यान रखिए यहां पर क्या होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. ओके, ऑफरी मस्ट मेक श्योर दैट एक्सेप्टेंस रिसीव्ड बाय ऑफर. ओके, अदरवाइज देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट. इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं. इसका बेस्ट एग्जांपल क्या था? ओके, मैंने प्रशांत सर को फोन किया और मैंने बोला मेरी गाड़ी खरीदता क्या? प्रशांत सर ने फोन ही नहीं उठाया. प्रशांत सर की वाइफ ने फोन उठाया, रोमा भाभी ने फोन उठाया. क्या मैं रोमा भाभी को बोल सकता हूँ? ओके, रोमा भाभी ने बोला हम मैं खरीद रही हूँ. ओके, क्या ये चलेगा? नहीं. किसने हाँ बोलना चाहिए था? प्रशांत सर ने. दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट कम्स. ओके, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल. कैसे कैसे हो सकता है, मतलब ऑफर कैसे कैसे हो सकता है, अदरवाइज कम्युनिकेशन. तो सर कैसे कैसे हो सकता है? बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन. ये तो मैंने आपको बता दिया, कभी भी 15 दिन के पहले कभी भी रिवोक कर सकता हूं. लेकिन कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर कंप्लीट नहीं होना चाहिए. सेकंड, लैप्स ऑफ टाइम. 15 दिन बोला था, 15 दिन तक रिस्पॉन्स ही नहीं आया, खत्म, ऑफर खत्म. बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट. ओके, मैंने कुछ बोला था तू मेरी गाड़ी खरीद ले. ओके, मैं तेरे को गाड़ी बेचने को रेडी हूं, लेकिन तू मतलब तू भी मेरी गाड़ी तू भी तेरी गाड़ी बेचेगा मुझे. ओके, तूने वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं की है, बात खत्म. ओके, खत्म. आई विल नॉट एक्सेप्ट द ऑफर. बाय डेथ और इंसैनिटी. बाय काउंटर ऑफर, मेरे ख्याल से तो लॉजिक क्लियर है सबके लिए. बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब मोड. ये क्या था एग्जांपल? ईमेल. ईमेल से तुमने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, तुमने दूसरी तरह से एक्सेप्ट किया, याद है ना? लेकिन अगर दूसरे तरीके से मैंने पैसे ले लिए तो मान लूंगा ऑफर एक्सेप्टेड है, याद है ना बड़ी? ओके, एंड लास्ट है सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी. ओके, अगर आप, आई होप ये पॉइंट है. ओके, सुपर विनिंग. ओके, इम्पॉसिबिलिटी, आई होप याद होगा. पहले मैं ड्रग्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, वैलिड था, गवर्नमेंट ने बाद में बैन कर दिया. तो जिस दिन बैन किया उसके बाद से वो इलीगल हो गया. भारत माता की जय. शेपिंग बड़ी, आई होप क्लियर है. तोड़ मालिक. ओके, तो टेक्निकली यूनिट 1 क्लोज.